मेरा नाम मगन है। मैं अपने माता पिता का छोटा बेटा था। मेरे बाद मेरे पिता का कोई सहारा नहीं था। मेरी माँ का अभी 1 महीने पहले ही देहांत हुआ था। माँ के मर जाने के बाद घर में बहुत परेशानियाँ आ गई थी। इधर पिताजी भी बीमार रहने लगे थे। मेरी उम्र अभी सिर्फ 19 साल की थी। मैं पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान मेरी माँ को एक ऐसी बीमारी लग गई जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं चल सका और मेरी माँ जल्दी ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ के मरने के बाद पिताजी के दिल पर बहुत बड़ा सदमा लग गया और वो भी बीमार रहने लगे। उन्होंने कामकाज करना छोड़ दिया और वो बिस्तर से लग गए। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और फिर मैं कोई नौकरी ढूंढने लग गया था। मेरे हाथ में कोई हुनर तो था नहीं, इसलिए मैं कोई मामूली सी नौकरी ढूंढ रहा था। मेरे भैया दूसरे शहर जाकर कारोबार करते थे, लेकिन कई कई दिन तक घर नहीं आते थे। मेरे माता पिता उनका इंतज़ार करते रहते थे, लेकिन एक दिन खबर आई कि मेरे भैया ने उसी शहर में ही किसी लड़की के साथ शादी कर ली है और उन्होंने अपनी दुनिया अलग बसा ली है। वो अब ना तो कभी हमें पैसे देंगे और ना ही कभी इस घर में वापस आएंगे। वो अपनी पत्नी के साथ उसी शहर में शिफ्ट हो गए थे। बिना किसी बात और बिना किसी लड़ाई झगड़े के मेरे भैया ने हम लोगों से सारे संबंध खत्म कर दिए थे। मेरी माँ को हमेशा भैया का सदमा लगा रहता था। अब माँ के मरने के बाद और पिताजी के बीमार होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। मेरी इतनी उम्र नहीं थी जितनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिल गई थी। मुझे हमेशा अब अपने पिताजी की तबीयत की फिक्र लगी रहती थी। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे। हम लोग पहले से ही बहुत गरीब थे, इसलिए हमने भैया को दूसरे शहर नौकरी करने के लिए भेजा था और उन्हीं की कमाई से मेरी माँ मुझे पढ़ा लिखा रही थी ताकि आगे जाकर पढ़ लिख कर मैं किसी अच्छी नौकरी पर लग जाऊं और अपने घर की परेशानियों और हालात को बदल सकूं। अब मुझे घर में रहकर खाना भी बनाना पड़ता था और साथ ही साथ पिताजी का भी ख्याल रखना पड़ता था। जुड़े हुए पैसे हमारे पास सब खत्म हो चुके थे। दिन ब दिन मेरे पिताजी की तबीयत खराब होती चली जा रही थी। मैं नहीं चाहता था कि जिस तरह से मैंने अपनी माँ को खो दिया उसी तरह से मैं अपने पिताजी को भी खो दूं। लोग मुझसे कहते कि तुम्हारे घर में परेशानी हो रही है, तुम शादी कर लो। भला मैं शादी कैसे कर सकता था? इधर मेरे पास नौकरी भी नहीं थी, मेरे हाथ में पैसे भी नहीं थे। यहाँ मुझसे घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। इधर मैं शादी करके अपने बीवी बच्चों का खर्च कैसे उठाता? मैंने बड़ी मुश्किल से एक नौकरी की तलाश की। मैंने एक ऑटो वाले से ऑटो चलाने की बात की। मैं किराए का ऑटो चलाया करता था और जितनी भी मजदूरी होती वो सब लाकर ऑटो मालिक के हाथ पर रख दिया करता था। वो अपनी खुशी से मुझे 300 या 400 रुपये दे दिया करता था। मेरे पिता ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा होते थे, क्योंकि सुबह को जब मैं घर से निकलता तो घर की सारी साफ सफाई और पिताजी के लिए खाना बनाकर उनको खाना खिलाने के बाद ही घर से निकलता था और जब रात को काम से वापस आता तो रात का खाना बनाता था और बर्तन वगैरह धो लिया करता था। मुझ पर बहुत मेहनत पड़ रही थी, घर का काम भी और बाहर का काम भी। इधर पिताजी के छोटे मोटे काम भी मुझे ही करने पड़ते थे। घर में मेरे और पिताजी के अलावा कोई नहीं था। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरा घर इस तरह से उजड़ जाएगा, लेकिन जो पैसे मैं ऑटो से कमाकर ला रहा था उनसे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि रोज़ मैं घर में खाना बनाने के लिए सब्ज़ी या आटा वगैरह ले आता था और फिर पिताजी की दवाइयाँ भी लानी होती थी। घर के बाकी के छोटे मोटे खर्चे होते थे। इस सब में वो सारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कोई और काम तलाश करूँगा। बढ़ती हुई महंगाई में इतने पैसे हाथ में आते ही ख़त्म हो जाया करते थे, लेकिन मुझे तो किसी काम की कोई नॉलेज नहीं थी। ऑटो भी मैं इसीलिए चला लिया करता था कि मैं कभी कभी अपने दोस्तों के साथ उनकी कार ड्राइव कर लेता था। मैं ऑटो चलाने के अलावा कोई अच्छा काम देखना चाहता था। मैंने अभी इंटर भी नहीं किया था, इस वजह से मुझे पढ़ाई लिखाई की भी कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। अपनी इस मायूसी की मैंने कभी पिताजी को भनक भी नहीं पड़ने दी थी और मैंने हमेशा घर के हालात को सुधारने की कोशिश जारी रखी थी। लेकिन जब मैं घर जाता तो मेरे पिताजी मेरे चेहरे से मेरी परेशानी का अंदाज़ा लगा लिया करते थे।
मैं उनके पास जाकर बैठ जाता और वो मुझसे कहते कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरी इस बीमारी ने तुम्हें लाचार कर दिया। अगर मैं बीमार नहीं होता तो अपनी कमाई से तुम्हें पढ़ा लिखा रहा होता और तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करता। मेरे पिता मुझे गले लगाकर बहुत रो रहे थे। मैंने उनको समझाया, एक दिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एक दिन मैं नौकरी ढूंढते हुए काफ़ी थक चुका था और मेरे शरीर की एनर्जी भी कम हो गई थी। मुझे कमज़ोरी महसूस होने लगी थी। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। तभी अचानक रास्ते में मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया। मुझे इस तरह से मायूस देखकर उसने मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी। मैंने उसको पूरी बात बता दी थी कि मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। मैं ये 300 या 400 रुपये वाली नौकरी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि महीने में मुझे ज़्यादा तो नहीं, लगभग 20-25 हज़ार रुपये तो मिल ही जाया करे। मेरे दोस्त ने कहा कि मेरे पिताजी गार्ड की नौकरी करते हैं। मेरे पिताजी ने बताया था कि वो जिस घर में वो नौकरी करते हैं वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। अब मेरे पिताजी तो काफ़ी बूढ़े हो गए, इसलिए वो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं कर सकते। वहाँ तुम्हें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। अगर तुम चाहो तो वहाँ पर जाकर ट्राई कर सकते हो। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर बहुत खुश हो गया था और मैंने ठान लिया था कि मैं यही नौकरी करूँगा। मेरे दोस्त ने मुझे एड्रेस दे दिया था और मैं वहाँ पर चला गया था। मैं जैसे ही उस घर में गया तो मुझे मेरे दोस्त के पिताजी ने अंदर भेज दिया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि उस घर का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। इस आदमी के अलावा मुझे घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये एक आलीशान बंगले का मालिक था। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ पर नौकरी के लिए आया हूँ। जब उस आदमी ने मेरी बात सुनी तो वो मुझे गौर से देखने लगा और कहने लगा कि तुम्हारी सेहत तो अच्छी है, चलो तुम कल से आ जाना, जो भी काम होगा हम तुम्हें बता देंगे। ये शब्द मैंने अपने कानों से सुने तो मैं बहुत खुश हो गया था। ये पूरा घर देखकर मैं सोचने लगा कि सच में इस घर में नौकरी करूँगा तो खूब दिल लगेगा। इस घर के मालिक ने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की थी और फिर अगले दिन मुझे अपने पास आने के लिए कहा था। अगले दिन मैं उस आदमी के पास चला गया था। मुझे अपने सामने देखते ही वो आदमी मुस्कुराने लगा। मैंने उसे बताया कि मैं किसी काम में हुनरदार नहीं हूँ। आप मुझे सोच समझते हुए ऐसा काम देना जो मेरे करने के काबिल हो और मैं उसे अच्छे से कर सकूं। मैंने कहा, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, मुझे निराश मत करना। उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर में नौकरी देने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, मुझे तुम जैसे ही मजबूर इंसान की तलाश थी, क्योंकि मजबूर लोगों को नौकरी देना मुझे बहुत पसंद है। मजबूर लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मेरे पास बैठ जाओ। उस आदमी की बात सुनकर मैं घबरा गया था, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि इस तरह से अजनबी इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। उस आदमी ने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा कि तुम्हें यहाँ कुछ नहीं करना, बस घर पर रहते हुए 24 घंटे ड्यूटी देनी है। मैं ये बात सोच रहा था कि मेरे घर पर मेरे पिता का ख्याल रखने वाला कोई नहीं, भला मैं अपने पिताजी को ऐसी हालत में छोड़कर इस घर में 24 घंटे रहकर नौकरी कैसे कर सकता हूँ। फिर मैं अपने दिमाग में ये भी सोच रहा था कि अगर मैंने इस आदमी की नौकरी को रिजेक्ट कर दिया और इसकी बात नहीं मानी तो हो सकता है कि इस काम के अलावा मुझे कहीं पर काम न मिले और फिर बाद में मुझे पछताना पड़े। मैंने अभी इस आदमी को कोई जवाब नहीं दिया था। मैं अपने दिल ही दिल में ये सब कुछ सोच रहा था। फिर मेरे दिमाग में सवाल आया कि मुझे यहाँ पर रहकर किस चीज़ की ड्यूटी करनी है। मैंने उस बूढ़े मालिक से ये सवाल किया तो इस आदमी ने मुझसे कहा कि तुम यहीं बैठो और कुछ देर इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो आदमी कुछ देर के लिए वहाँ से उठकर चला गया था। यह आदमी सच में बहुत अमीर था। मैं दाएं बाएं उसके घर को बड़ी बेसब्री आंखों से देख रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ अपने काम से काम ही रखना था। जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया था मुझे वही काम करना था। थोड़ी देर के बाद वो आदमी आया और कहने लगा कि मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देता हूँ, क्या तुम वो काम कर लोगे? मैंने कहा, पहले आप मुझे काम के बारे में तो बता दो, फिर मैं आपको सोच समझकर बता दूंगा कि मैं आपके काम के लायक हूँ भी या नहीं। तो उस आदमी ने कहा कि बस तुम्हें मेरे घर में बने हुए स्टोर रूम के बाहर ही खड़े रहना होगा और स्टोर रूम की पहरेदारी करनी होगी। इसके अलावा तुम्हारा और कोई काम नहीं।
मैं इस आदमी की बात सुनकर हैरान रह गया था। भला ये किस तरह का काम था? और इस आदमी ने कहा कि इस काम के मैं तुम्हें महीने के 5 लाख रुपए दूंगा। मैं इस आदमी की बात सुनकर हैरान रह गया था। भला ये तो एक बहुत मामूली सा काम था। इस घर में इतने बहुत सारे नौकर थे, ये इतना मामूली सा काम इन लोगों में से भी तो ये किसी और को दे सकता था। मुझे कुछ गड़बड़ी का एहसास होने लगा था। क्या सिर्फ एक स्टोर रूम की पहरेदारी करने के मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे? मुझे तो ये काम गैर कानूनी लग रहा था। जरूर ये आदमी स्टोर रूम के अंदर कोई गैर कानूनी सामान रख रहा होगा, तभी तो मुझे इस काम में इन्वॉल्व कर रहा था। मैं बहुत साधारण और गरीब लड़का था। मैं इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहता था। मुझे पैसे से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी। मैं इस तरह का काम हरगिज नहीं कर सकता था। मैंने उस आदमी से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं कभी भी ये काम नहीं करूंगा। वो आदमी मुझ पर जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि फिर तुम मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? तुम्हारे जैसे मेरे पास नौकरी पर रखने के लिए बहुत सारे लड़के हैं। तुम्हें ये नौकरी नहीं करनी, मत करो, निकल जाओ मेरे घर से। उस आदमी के कहने पर मैं उसके घर से निकलकर आ गया था। घर आने के बाद मैंने अपने पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन मेरे चेहरे पर परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ना तो मुझे कोई काम मिल रहा था और घर के हालात भी दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। ऑटो वाले मालिक से तो मैं 2-3 दिन पहले ही काम पर जाने के लिए मना कर चुका था। मैंने उसे कहा था कि अगर मेरे पैसे बढ़ाना चाहते हो तो मैं ये काम करूंगा, वरना मैं इतने कम पैसों में ऑटो नहीं चला सकता। उस आदमी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उसे मेरे पैसे नहीं बढ़ाने थे। पिताजी की तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। घर में लाइट का बिल भी देना था। खाना बनाने के लिए राशन भी ख़त्म हो गया था। कई बार तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं उस आदमी के पास चला जाता हूँ। उसने तो सिर्फ मुझे स्टोर रूम की पहरेदारी का काम ही दिया था, और इस स्टोर रूम में जो कुछ भी होता है मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। मुझे तो सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखना चाहिए और पैसों से। लेकिन मुझे हमेशा अपनी इज्जत की फिक्र होने लगती थी, क्योंकि अमीर लोग अपने फ़ायदे के लिए गरीब लोगों को अपने गलत काम का निशाना बनाकर सारा इल्ज़ाम उन पर लगाकर उनको फंसवा भी देते हैं। इसलिए मुझे उस आदमी पर ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा था और मेरा दिल इस काम के लिए नहीं मान रहा था। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर गए थे। एक दिन मैं किचन में खाना बना रहा था, तभी अचानक मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई। जैसे ही मैं भागकर अपने पिताजी के कमरे की तरफ गया तो देखा कि पिताजी ज़मीन में बेहोश पड़े हुए थे। पिताजी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। मैं घबरा गया था और जल्दी से पिताजी को गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया। पिताजी का चेहरा पीला हो रहा था। उनकी हालत देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पिताजी के हाथ पैर भी ठंडे हो रहे थे। मैं घर में अकेला था और इस टाइम रात के 10 बज रहे थे। मैंने घर से बाहर निकलकर देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं जल्दी से रोड पर गया और जाकर मैं ऑटो लेकर आया। पिताजी को मैंने ऑटो में बिठाया और उन्हें अस्पताल लेकर चला गया। मेरी आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी जेब में पैसे भी नहीं थे। डॉक्टर बिना पैसों के पिताजी को देख नहीं रहे थे। मैंने अस्पताल वालों से बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं कल उनको पैसे लाकर दे दूंगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अभी वो मेरे पिताजी का इलाज शुरू कर दे। मैं दिन निकलते ही उनको पैसे लाकर दे दूंगा। तभी एक अमीर आदमी कहने लगा, बेटा क्या बात है, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? तो मैंने उनको अपनी परेशानी के बारे में बता दिया। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि अपने पिता का इलाज करवा लो। वो बहुत भला इंसान था। हर अमीर इंसान गलत नहीं होता। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मैंने जल्दी से डॉक्टर को पैसे दिए। मेरे पिताजी का इलाज शुरू हो गया था। काफ़ी दिनों से पिताजी को दवाई नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे पिताजी को इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया था। पिताजी का इलाज शुरू हो गया तो धीरे धीरे उनकी गंभीर हालत कंट्रोल हो चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और कहा कि आपके पिताजी का इलाज अभी 6 महीने तक चलना है। अगर इलाज इस बीच रोक दिया गया तो आपके पिताजी को दोबारा से दौरा पड़ सकता है। अगर आपके पिताजी का इलाज नहीं हुआ तो ये अपनी ज़िंदगी से हार सकते हैं।
ये बात सुनकर तो मेरा पूरा शरीर कांप गया था और मैंने उसी टाइम पर फैसला कर लिया था कि जो काम मैं इतने दिनों से नहीं कर रहा था, अब मैं वही काम करूँगा और उस आदमी के पास जाऊँगा। उसने जिस काम के लिए मुझे ऑफ़र की थी, मैं उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। अपने पिताजी की ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे तैसे रात गुजर गई थी। अगले दिन सुबह होते ही पिताजी को अस्पताल में छोड़कर मैं उस आदमी के पास चला गया था और पिताजी से कहकर आया था कि वो अपना ख्याल रखें। मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। मैं इस आदमी के बंगले पर चला गया था। इस आदमी के पास जाते हुए मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इस टाइम तो मुझे इस शर्मिंदगी का सामना करना ही था। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और मैंने अपना सर झुका लिया था। मुझे बीच में किसी गार्ड ने नहीं रोका था, क्योंकि गार्ड अंकल मेरे दोस्त के पिता थे, इसलिए उन्होंने मुझे आसानी से बंगले के अंदर जाने दिया। मैं उस आदमी के घर के अंदर उसके सामने शर्मिंदा हुआ खड़ा था और वो आदमी मुझे देखकर हंस रहा था। इस आदमी ने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए थे और आज भी इस आदमी के अलावा मुझे पूरे घर में सिर्फ नौकर ही नौकर दिखाई दे रहे थे। शायद ये आदमी इस घर में अकेला ही रहता था। इस आदमी ने मुझे देखकर कहा कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे और आज तुम आ गए हो। मैंने इस आदमी से कहा कि मुझे काम की ज़रूरत है और जो काम आपने मुझे बताया था, अब मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इस आदमी ने कहा, वैसे तो इस काम के लिए मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं ये अपना काम किसी मजबूर और भरोसेमंद इंसान को सौंपना चाहता हूँ। और भरोसेमंद इंसान की पहचान है कि वो बहुत मजबूर होता है, तभी भरोसे से अपना काम करता है। उन्होंने मुझे मेरा काम समझा दिया और कहा कि तुम्हें 24 घंटे मेरे घर पर ही रहना होगा। मैं इस आदमी की ये बात सुनकर हैरान रह गया था। मैंने कहा कि मेरे पिताजी बीमार हैं और मेरे घर में उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। मैं अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ सकता। तो उस आदमी ने कहा कि तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे पिता का ख्याल रखने के लिए नौकरानियां भेज दूंगा। वो तुम्हारे घर का काम कर लिया करेंगी, लेकिन तुम्हें मेरा काम पूरी ईमानदारी के साथ करना होगा। मैंने उस आदमी की बात मान ली थी, लेकिन मैंने कहा कि आज के लिए तो मुझे अपने घर जाना ही होगा, क्योंकि मेरे पिता हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मुझे उनको डिस्चार्ज करवाकर घर लेकर जाना है। मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। उस आदमी ने मेरी बात को मान लिया था और ड्राइवर से कहा कि वो मुझे घर छोड़ आए। उस आदमी ने साथ साथ एक नौकरानी भी भेज दी थी। मैंने पहले अपने पिता को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाया और उनको गाड़ी में बिठाकर मैं अपने घर ले गया था। मेरे पिताजी को हैरानी हुई थी कि ये गाड़ी किसकी है। मैंने उनको बताया कि ये गाड़ी मेरे एक दोस्त की है और मैं नौकरी पर लग गया हूँ, इसलिए ये नौकरानी आपका ख्याल रखेगी और आज से आपके सारे काम करेगी। उस आदमी ने मेरे पिताजी के इलाज के लिए मुझे थोड़े सारे पैसे भी दे दिए। मैंने अपने पिताजी के हॉस्पिटल का सारा बिल चुका दिया था। मैंने घर जाने के बाद पिताजी को बताया कि मेरी नौकरी लग गई है, लेकिन मेरी नौकरी दूसरे शहर में लगी है, इसलिए मैं घर पर आना जाना नहीं कर सकता। मेरे पिताजी ने जब ये बात सुनी तो वो कहने लगे कि तुम्हें दूसरे शहर में नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, दूसरे शहर में काम करने की मैं तुम्हें कभी भी परमिशन नहीं दे सकता। तुम्हें जैसा भी करना है, जो भी करना है, यहीं पर रहकर मेरी नज़रों के सामने रहकर करो। मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं, भला तुम्हारे बिना मैं इस घर में कैसे रहूँगा। पिताजी का ख्याल था कि जैसे मेरे बड़े भैया शहर जाकर कभी वापस नहीं आए थे, इसी तरह वो मुझे भी खो देंगे और मैं भी कहीं दूसरे शहर जाकर अपनी अलग दुनिया बसा लूँगा और अपने पिताजी को भूल जाऊँगा। मैंने अपने पिताजी को यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ये कड़वा घूंट आपको पीना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी हालत अब बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसके लिए मुझे पैसे कमाने होंगे, तभी आपका आगे जाकर इलाज हो सकेगा और फिर आप यहाँ पर अकेले नहीं हो। आपका ख्याल रखने के लिए मैंने इस नौकरानी को रख दिया। ये नौकरानी आपको टाइम से खाना खिलाया करेगी और आपका ध्यान रखेगी और आपको टाइम से दवाई दिया करेगी। फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। मैं हर महीने की छुट्टी पर आपसे मिलने के लिए आ जाया करूँगा। घर की परेशानी और आपकी तबीयत देखते हुए मुझे जो भी काम मिला मैंने उसके लिए हाँ कर दी। मेरे पिताजी कहने लगे,
अच्छा चलो ठीक है, लेकिन तुम मुझसे फ़ोन पर बातें करते रहना, मुझे तसल्ली रहेगी। और बस अपने बूढ़े बाप को भूल मत जाना। मैंने अपने पिताजी को यकीन दिलाया कि मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूंगा जैसा भैया ने किया, और मैं इस नौकरी के लिए भी तो अपने पिताजी के लिए ही तैयार हुआ था। अगले दिन मैं इस आदमी के बंगले पर आ गया था। इस आदमी ने मुझे स्टोर रूम के आगे पहरेदारी करने पर कुछ शर्तें और नियम बताए थे। उन्होंने बताया कि तुम्हें स्टोर रूम के बाहर 24 घंटे पहरा देना है। मुझे इस घर के नौकरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं चाहता हूँ कि इस स्टोर रूम में कभी कोई भी दाखिल न हो और ना ही कोई इस स्टोर रूम से बाहर आए। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सारा दिन अपने ऑफिस में रहता हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले मेरे घर के ही एक नौकर ने मेरे साथ गद्दारी की थी। वो तो अच्छा था कि मैंने घर में सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए थे और मुझे पता चल गया था कि कौन मुजरिम है। उसके बाद मैंने उसे बहुत कड़ी सजा दी थी। तभी से ही मुझे अपने घर के नौकरों पर भरोसा नहीं, इसलिए मैंने अलग से तुम्हें इस नौकरी पर रखा है। अगर तुमने कोई भी गलती करने की कोशिश की तो तुम सोच लेना कि मैं कितना पावरफुल इंसान हूँ। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता हूँ, इसलिए मेरे साथ कभी भी गद्दारी करने के बारे में मत सोचना। मैं उस आदमी की बात को अच्छी तरह से समझ गया था। मेरा खाना पीना नौकरानी के हाथ मुझे स्टोर रूम के बाहर ही भिजवा दिया जाता था। वो आज भी मुझे सब कुछ समझाने के बाद अपने ऑफिस चला गया था। स्टोर रूम के बाहर मेरे बैठने के लिए एक कुर्सी रखी हुई थी। मैं उस कुर्सी पर बैठ गया था। इस तरह मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। मैं ड्यूटी पर था और मैं 2-3 घंटे तक बैठे बैठे ही थक गया था, क्योंकि ना ही यहाँ पर कोई और काम था। सिर्फ मुझे यहाँ पर बैठकर ड्यूटी देनी होती थी। मैं फ्री बैठे बैठे बोर हो जाता था। मुझे ड्यूटी के टाइम पर मोबाइल चलाना भी अलाउ नहीं था और ना ही इस घर में किसी से बात करना अलाउ था। मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा था। मैं किसी भी नौकर को स्टोर रूम के करीब तक नहीं आने दे रहा था। मेरे सर के ऊपर ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिस पर वो आदमी मुझे अच्छी तरह से अपने ऑफिस में बैठा हुआ देख रहा था। रात का टाइम हो गया था और मालिक भी अपने घर पर आ गया था। मालिक जब घर आया तो मुझसे कहने लगा, तुमने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से निभाई, इसी तरह से आगे भी निभाते रहना। रात हो चुकी थी और मुझे रात के टाइम पर भी यहीं बैठे रहकर ड्यूटी देने का हुक्म था। घर के सारे नौकर सो गए थे। घर में पूरी तरह से शांति छाई हुई थी, लेकिन अचानक ही मुझे स्टोर रूम के अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आने लगी थी। मैं आवाज़ों को सुनकर बहुत डर रहा था। मैंने भागते हुए मालिक के कमरे पर दस्तक दी। मालिक परेशान होकर दरवाज़ा खोलने आया। मैंने उससे कहा कि कमरे के अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आ रही है। वो आदमी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि तुम्हारा काम सिर्फ ड्यूटी करने का है, काम करते हो, चुपचाप काम करते रहो। इसके अलावा किसी तरह का कोई सवाल जवाब करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं उस आदमी की बात सुनकर खामोश हो गया था। इसी तरह बार बार कमरे के अंदर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ें किसी लड़की की आवाज़ थी और वो आवाज़ मुझे सोने नहीं दे रही थी। मैं सारी रात उन आवाज़ों को सुनकर डरता रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मालिक कैमरे से मुझे हमेशा देखता रहता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आती हैं। जब मैं ज़्यादा थक जाता तो मैं स्टोर रूम के आगे ही थोड़ा बहुत टहल लेता था। लगातार बैठे रहने की वजह से मेरी कमर में दर्द हो जाता था। इस आदमी ने मुझे 24 घंटे ड्यूटी करने का हुक्म दिया था और मैं 2 दिन में ही बुरी तरह से थक चुका था क्योंकि मुझे आराम नहीं मिल रहा था। इस स्टोर रूम से ना तो कोई बाहर निकलता था और ना ही अंदर जाता था। स्टोर रूम के बाहर मजबूत ताला लगाया गया था, जिसकी चाबी मालिक के पास ही रहती थी, लेकिन इस स्टोर रूम के अंदर सामान नहीं बल्कि किसी औरत या लड़की को रखा गया था। यहाँ रहते हुए मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही थी। उधर मुझे मेरे पिताजी की बहुत टेंशन लगी हुई थी। वैसे तो नौकरानी उनका बहुत ख्याल रख रही थी, बल्कि मेरे पिताजी का ख्याल रखने के लिए मालिक ने एक नौकर का भी बंदोबस्त कर दिया था, जो मेरे पिताजी को डॉक्टर के यहाँ लेकर आता जाता था। मैं जहाँ पर 3-4 दिन काम करके ही बुरी तरह से थक चुका था, लेकिन इस स्टोर रूम से जो आवाज़ें आ रही थी उनके बारे में सोच सोच कर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था।
आखिरकार इस स्टोर रूम के अंदर ऐसा भी क्या हो रहा था कि बस हमेशा चिल्लाने की आवाज़ें ही आती रहती थी। मैं सिर्फ ये नौकरी अपने घर के हालात से मजबूर होकर कर रहा था। मैं रोज़ अपने पिताजी से फ़ोन पर बात कर लिया करता था। मेरे पिताजी की तबीयत अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी क्योंकि उनको अब प्रॉपर इलाज मिल रहा था। इसी तरह मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए 1 महीना हो गया था और अपने 1 महीने की सैलरी मैंने अपने पिताजी के पास भेज दी थी। लेकिन मैं रोज़ तलाश में रहता था कि इस स्टोर रूम के अंदर से किसकी आवाज़ें आती हैं। मैं सब कुछ जानना चाहता था, पर अभी तक मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा था। अभी तक ना तो मैंने किसी को इस स्टोर रूम में आते हुए देखा था और ना ही बाहर जाते हुए, पर मुझे आवाज़ें लगातार आ रही थी। लेकिन मैं हैरान इस बात से था कि इस कमरे के अंदर जो कोई भी था उसको खाने पीने की चीज़ कब और कैसे दी जा रही थी। एक दिन इस घर के मालिक ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। घर में बहुत शोर शराबा हो रहा था, बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे। मैं तो अपनी ड्यूटी पर ही था, लेकिन अचानक ही अंदर से स्टोर रूम का दरवाज़ा बजने लगा। मैं हैरान रह गया था कि हमेशा तो स्टोर रूम के अंदर से चीखने की आवाज़ें आती थीं, लेकिन आज कोई दस्तक दे रहा था। तभी अचानक मुझे नीचे ज़मीन पर चाबी रखी हुई दिखी, क्योंकि स्टोर रूम का दरवाज़ा ज़मीन से थोड़ा ऊपर था। अंदर से किसी ने दरवाजे की झिरी से चाबी फेंकी थी। ये कमरे की चाबी लग रही थी और लगातार कोई दरवाज़ा बजा रहा था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मालिक तो अपने मेहमानों के साथ बिजी थे। वैसे भी मैं स्टोर रूम के अंदर की कहानी को जानना चाहता था और मैं सोच रहा था कि इस स्टोर रूम के अंदर ज़रूर कोई लाचार औरत है जिसे मदद की ज़रूरत है। मैंने सबसे पहले तो चेयर पर खड़े होकर कैमरे का कनेक्शन ऑफ किया ताकि सारी सिचुएशन में फंस न जाऊं, और फिर मैंने चाबी से दरवाजे को खोला। मेरे अंदर भी स्टोर रूम की स्टोरी जानने का इंटरेस्ट आ रहा था। मैंने जैसे ही स्टोर रूम के अंदर देखा तो मैं हैरान रह गया था, क्योंकि स्टोर रूम के अंदर एक जवान लड़की खड़ी हुई थी जिसकी उम्र लगभग 18 साल होगी। मैं उस लड़की को देखकर परेशान हो गया था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही थी। वो बहुत बीमार लग रही थी और बहुत कमज़ोर थी। उसने मुझसे कहा, प्लीज़ मुझे इस कमरे से बाहर निकाल दो। 2 दिन के बाद इस घर का मालिक मुझे बेचने वाला है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया था। उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा हाथ पकड़कर वो कहने लगी, प्लीज़ मुझे लेकर यहाँ से भाग जाओ। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर मैं उसे लेकर भाग जाता तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाती। उस लड़की ने कहा, प्लीज़ मुझे बचा लो, वरना मेरी इज्जत यहीं नीलाम हो जाएगी। इस टाइम मौका बहुत अच्छा है, सब लोग पार्टी करने में बिजी हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं उस लड़की के साथ वहाँ से भाग गया था और वो लड़की भागने के बाद मुझे एक वीरान जगह पर लेकर चली गई। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई। मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे पिताजी बीमार हैं, मैं इसीलिए ये नौकरी कर रहा था। उस लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी पहरेदारी के लिए रखा गया था, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि जिस आदमी के घर तुम नौकरी कर रहे हो वो कितना चालाक और घटिया इंसान है। उसने बताया कि हर 3-4 महीने बाद ये आदमी एक नई लड़की को अपने घर लेकर आता है और उसके बाद किसी अमीर आदमी के हाथ उसे बेच देता है। ये आदमी कहीं ऑफिस नहीं जाता, बल्कि ये आदमी लड़कियों को किडनैप करता है और उनका धंधा करता है। इस आदमी ने मुझे भी मेरे कॉलेज से किडनैप किया था। मेरे फादर बहुत अमीर आदमी हैं, उन्होंने ज़रूर मुझे हर तरफ ढूंढने की कोशिश की होगी। मैं रोज़ रात को भागने की कोशिश करती थी, लेकिन पीछे के दरवाजे से ये आदमी रोज़ मुझे टॉर्चर करने के लिए घर की नौकरानी को भेज दिया करता था। वो नौकरानी मुझे रोज़ मारती पीटती थी, जिस वजह से मेरे चिल्लाने की आवाज़ें निकलती थी। मुझे पता चला था कि सिर्फ 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद मुझे मेरे ठिकाने पर भेज दिया जाएगा। और तुम्हें पता है, आज पार्टी में सारे शहर के बड़े से बड़े बिगड़े हुए लोग आए हैं जिनको लड़कियों की खरीदारी करनी होती है। ये आदमी लड़कियों को विदेश में सप्लाई करता है। 2 दिन के बाद मैं भी विदेश में किसी अमीर आदमी के हाथों में बेच दी जाने वाली थी। ये बूढ़ा आदमी हर दिन मुझे देख लेने के लिए स्टोर रूम के अंदर पीछे के दरवाजे से आ जाता था। आज ये आदमी जब मुझे चेक करने के लिए स्टोर रूम के अंदर आया तो नौकरानी से इसकी अचानक टक्कर हो गई थी और टक्कर होने से इस स्टोर रूम के अंदर वाले दरवाजे की चाबी गिर गई थी और वो धोखे से चाबी को वहीं पर छोड़कर चला गया।
मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसके जाने के बाद वो चाबी अपने पास रख ली। ये उस दरवाजे की चाबी थी जिस पर तुम ड्यूटी दे रहे थे, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इशारा करके तुमसे मदद लेने की कोशिश करूंगी, और वही हुआ। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब तुम मेरे साथ चलो। मैं उस लड़की की बातें सुनकर बहुत डर रहा था। मैंने कहा, उस आदमी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसके साथ गद्दारी की तो वो मेरे साथ बहुत बुरा करेगा। वो लड़की कहने लगी, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे पिताजी उस आदमी को अरेस्ट करवा देंगे। मेरे पिताजी नेता हैं और वो उस इंसान को जरूर सजा दिलवाएंगे। वो लड़की मुझे एक आलीशान बंगले पर ले गई थी। वहां जाने के बाद वो अपनी फैमिली से मिली और अपने परिवार से लिपटकर खूब रोई। उसने अपने पिता को सब कुछ सच बता दिया था। उसके पिता ने पुलिस ले जाने के बाद उस बूढ़े आदमी को अरेस्ट कर लिया और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई। उस लड़की के पिताजी मुझसे बहुत इम्प्रेस हुए थे। उन्होंने मुझे कुछ रुपए दिए और कहा कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, मैं इस खुशी में तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ। मैं अपने वो पैसे लेकर घर आ गया था और मैंने उन पैसों से अपने घर के हालात ठीक किए। कुछ दिनों के बाद उस लड़की के पिता मेरे घर पर आए और उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में जोड़ लिया और मैं उस लड़की के पिता के घर नौकरी कर रहा था। मुझे हर महीने अच्छी रकम मिल जाती थी और अब मैं ईमानदारी के पैसे कमा रहा था। मेरे पिताजी भी बिल्कुल ठीक हो गए थे। मेरे घर के हालात भी बेहतर हो गए थे। धीरे धीरे अब मेरी जिंदगी में खुशियां आ गई थी। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में एक ऐसी खुशी आई जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा ईमानदारी और मेहनत की लगन से काम देखते हुए उस लड़की के पिता ने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कराने का फैसला किया। मेरे पिताजी तो सुनते ही शादी के लिए तैयार हो गए थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो लड़की उस कमरे में बंद थी, मैंने उसे आज़ाद करके उसकी मदद की। वो मेरी इस मदद पर मुझसे बहुत इम्प्रेस हो गई थी और उसे मुझसे प्यार हो गया था। इसी तरह से मेरी शादी उस लड़की के साथ हो गई थी। उसके पिता ने दहेज में मुझे एक बड़ा सा बंगला दिया ताकि उनकी बेटी अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी सके, और मेरा बिजनेस भी सेट हो गया। मेरी जिंदगी अब बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं अपनी पत्नी और पिता के साथ बहुत खुश हूँ और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। शायद मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने मौके पर एक मजबूर लड़की की मदद की थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।